नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल कल्चर बाय रमेश। साथियों, अपन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की स्टडी के अंदर आज लेकर के आए हैं भोजन तथा पोषण। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने नर्वस सिस्टम के बारे में पूरी बात कर ली थी और उससे पहले अपन ने एक्सक्रीटरी सिस्टम और उससे पहले अपन ने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात कर ली थी। आई होप कि आपने वीडियो को देखा होगा अच्छी तरह से, और जो भी मेरे साथी प्री बीपीएड और एमपीएड की तैयारी कर रहे हैं उन दोनों के लिए ही ये पूरा चैप्टर बहुत ही रामबाण साबित होगा, ये मेरी गारंटी है। और आज का दिन जो है वो भाइयों और बहनों के लिए एक विशेष खास दिन है, और हिंदू समाज के अंदर, वैदिक सभ्यता के अंदर रक्षाबंधन या राखी को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस दिन बहनें जो है वो भाइयों को राखी बांधती है और ये उम्मीद करती है कि संकट के समय, मुसीबत के समय भाई जो है उनकी रक्षा करेंगे। तो खास दिन है आज हिंदू समाज के लिए। आपने किस्सा सुना होगा कि मेवाड़ जो राजस्थान का एक बहुत बड़ा भूभाग है, मेवाड़ के अंदर कभी राणाओं का राज था, महाराणा वहां राज करते थे, और मेवाड़ की महारानी कर्णावती के राज्य के ऊपर संकट आन पड़ा था। गुजरात के बादशाह जो बहादुर शाह के नाम से थे, उन्होंने मेवाड़ के ऊपर अटैक कर दिया था और कर्णावती ने एक चांदी की राखी मुगल बादशाह हुमायूं को भेंट की थी और उनसे निवेदन किया कि मेरे ऊपर संकट आन पड़ा है, आप मेरी रक्षा करने के लिए आए। मुगल बादशाह हुमायूं ने जात पात धर्म इन सब से ऊपर उठ करके हाथों हाथ कर्णावती की रक्षा के लिए वहां से प्रस्थान किया, वहां से निकला और मेवाड़ आ पहुंचा और मेवाड़ की रक्षा करी। किससे? गुजरात के शासक बहादुर शाह से। तो ये इतना बड़ा एग्जाम्पल है, एक राखी का विशेष महत्व बता रहा अपने को, रक्षाबंधन का कितना महत्व था उस समय भी और आज के टाइम भी। अपन ने सुना है एक लोक देवता के बारे में, आप सब लोग जानते हैं, जो हिंदू समाज के अंदर वीर तेजाजी महाराज, इनके बारे में शायद ऐसा कोई जाति धर्म का आदमी होगा जो इनके बारे में नहीं जानता है। और इन्होंने इनकी बहन तो नहीं कहूंगा, हालांकि अपने ससुराल गए हुए थे, और लाछा गुजरी जो इनकी साली थी, लेकिन उसके निवेदन करने के ऊपर कि आप मेरी गायों की रक्षा करें, उसको बहन मानते हुए, ये सोचते हुए कि अगर मेरी बहन यहाँ पर होती तो क्या रक्षा नहीं करता मैं, अपनी बहन मानते हुए आक्रांताओं से उसकी गायों की क्या करी, उन्होंने रक्षा करी और लड़ते लड़ते ये बहुत घायल भी हो गए थे। तो बहन और भाई का जो त्योहार है, इसके बहुत सारे ऐसे अनसुने किस्से हैं जो अपने को पता ही नहीं है। तो राखी अपने आप में जो है एक विशेष महत्व रखता है। चलिए अपन आगे टॉपिक की बात करते हैं। भोजन और पोषण की अगर मैं बात करूं, पोषण की बात करूं, तो यहां से कुछ परंपरागत सवाल पूछते हैं। अपन ने बात की थी भोजन के पाचन के लिए, अपन ने सिस्टम पढ़ा, उसका नाम था पाचन तंत्र था। अच्छा, अब भोजन के अंदर कुछ पोषण के या पोषक पदार्थ होते हैं जिनका शरीर जो है वो ऊर्जा के रूप में क्या करता है, उपयोग करता है, जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो पोषण के पदार्थ कौन कौन से हैं? उनमें से देखिए मुख्य कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल। ये पोषण के 6 तत्व जो है वो भोजन में उपस्थित होते हैं। यूं कहूं कि एक बैलेंस डाइट जो होती है उसमें पोषण के ये 6 तत्व जो है वो बराबर मात्रा, जो इनकी मात्रा दे रखी है, जो इनका रेशियो दे रखा है, उसमें मौजूद होने चाहिए। मैं बात करूं तो अब अपन टॉपिक पे आ गए हैं, तो टॉपिक की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि पोषण के तत्वों में से पहला है कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम से है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है वसा, और तीसरी बात करता हूं मैं प्रोटीन की। इन तीनों को बोलते हैं मैक्रो एलिमेंट। क्या बोलते हैं? मैक्रो एलिमेंट बोलते हैं, या पोषण के वृहत तत्व
बड़े तत्व बोलते हैं। किन्हें कहते हैं भाई? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को कहते हैं। शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ये 3 तत्व ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद चौथा और पांचवा जो है उसका नाम है विटामिन और खनिज लवण, और खनिज लवण। इन 5 को ही डिफरेंशिएट कर रखा है, इन 5 का क्लासिफिकेशन कर रखा है। विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं वो शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। शरीर के स्वास्थ्य के लिए इनका होना बहुत बहुत जरूरी होता है। हालांकि इनकी जो मात्रा होती है बहुत नेगलेक्ट, बहुत कम चाहिए होती है, फिर भी किसी भी एक विटामिन और मिनरल्स की कमी से शरीर जो है आपका वो रोग का शिकार हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि विटामिन्स और जो खनिज लवण मिनरल्स होते हैं इनका आवश्यक रूप से प्रतिदिन एक नियत मात्रा में सेवन करना बहुत ही जरूरी होता है। इन्हें शरीर स्वास्थ्यकारी पोषक पदार्थ कहते हैं। अगली बात करते हैं, अब फिर बात आई जल की। तो कहते हैं कि जल का अंश तो पूरी बॉडी में होता है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जल के बिना स्वास्थ्य संभव नहीं है, जल के बिना ऊर्जा संभव नहीं है भाई। ठीक बात है। अगली बात करते हैं, वृहत पोषक पदार्थों के अंदर कौन कौन आ गए? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की बात करते हैं। ये बात की अपन ने 3 की। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट पेज के ऊपर आएंगे अपन। आज इस क्लास को अपन को पूरा करना है। मैं मुख्य मुख्य बातें करूंगा जहां से क्वेश्चन पूछते हैं भाई, जहां से क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, सूक्ष्म पोषक पदार्थ के अंदर आपके सॉरी कहां जा रहा है भाई? बस चलिए, सूक्ष्म पोषक पदार्थों के अंदर आपके विटामिन और खनिज लवण आते हैं। इन्हें माइक्रो एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो एलिमेंट कहते हैं। कार्य के आधार पर पोषक पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है और जिसमें पहला किया होगा आपके ऊर्जा। किसके बारे में? ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ मुख्यतः 2 है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये बॉडी के अंदर क्या करते हैं? मुख्यतः ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में दिया होगा शरीर निर्माणकारी, या कह सकते हैं बॉडी बिल्डिंग। क्या कह सकते हैं? बॉडी बिल्डिंग। और बॉडी बिल्डिंग फूड जो है वो आपका है प्रोटीन। कौन सा है भाई? प्रोटीन है भाई। कौन सा है? प्रोटीन है। तो जो ऊर्जा प्रदान करते हैं वो तो हो गए कार्बोहाइड्रेट और वसा, और निर्माणकारी खाद्य पोषक पदार्थ कौन सा हो गया? प्रोटीन हो गया। इसे क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा गया है कि कौन सा पोषक पदार्थ को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन का अपन ने पढ़ा था कि प्रोटीन से क्या बनती है? प्रोटीन से ही तो बनी होती है। क्या बनी होती है भाई? मांसपेशियां बनी होती है। बात की अपन ने कि 1/4 तो क्या होती है? प्रोटीन, और 3/4 क्या होता है? जल होता है। तो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर में किसको होती है भी? अधिकांशतः मांसपेशियों को होती है। अगर मसल्स को डेवलप करना है, मसल्स को मोटा करना है, मसल की हाइपरट्रोफी करनी है, तो व्यायाम के साथ साथ आपको किसकी आवश्यकता होती है भाई? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसीलिए क्या बोलते हैं? शरीर निर्माणकारी या बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। बात की शरीर स्वास्थ्यकारी पोषक पदार्थ कौन कौन से? विटामिन और खनिज लवण, विटामिन और मिनरल्स। स्वास्थ्यकारी क्यों कह दिया? क्योंकि इनकी कमी से, इनकी बैलेंस डाइट नहीं मिलने से शरीर में जो है वो अनेक प्रकार के रोग अपना घर कर जाएंगे और शरीर आपका स्वस्थ नहीं रहेगा। अब बात करते हैं संतुलित भोजन में पोषक पदार्थों की मात्रा। ये सवाल पूछा गया है भाई, किसका? कार्बोहाइड्रेट का, कि एक बैलेंस डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 55 से 60%। अपन बात करते हैं कि मीठे पदार्थों में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी मात्रा सर्वाधिक होनी चाहिए एक बैलेंस डाइट के अंदर। उसके बाद वसा का मात्रा होनी चाहिए और उसके बाद प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। अपन लोग
कि क्या आदत है कि अपन लोग डाइट तो लेते हैं लेकिन बैलेंस डाइट लेते नहीं हैं। अपन लोग शादी ब्याह के अंदर जिमने बैठते हैं, अपन लोग, क्या मैं इंक्लूडिंग मी, ठीक है, और जिमन के अंदर अपन को होश नहीं रहता है कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आन दे भाई आन दे भाई आन दे, यूं कतलियार, गुलाब जामुन, घेवर, सब्जियां, पूड़ियाँ, ठीक है। तो शादी ब्याह में जो अपन खाना खाते हैं भाई, वो बैलेंस डाइट नहीं होती है। वो अपने पेट को अच्छा लगता है, अपनी जीभ को अच्छा लगता है, वो होता है स्वादिष्ट खाना। उसे अपन पोषक खाना नहीं कह सकते हैं, उसे बोलेंगे अपन स्वादिष्ट खाना। तो एक खिलाड़ी के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो ऐसे बाहर के जंक फूड, ऑयली फूड से बचे और पोषक डाइट ही ले। एक खिलाड़ी के भोजन में सर्वाधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट की होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की गई है कि निम्न तत्व होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या क्या होते हैं अभी कार्बोहाइड्रेट में? CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं भाई। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या होता है? ग्लूकोज, C6H12O6 इसका जो है वो रासायनिक फॉर्मूला है भाई। तो पूछे कि सबसे इजी या सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो ग्लूकोज है भाई। कार्य क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट? इंपॉर्टेंट है, शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं भाई। कौन देते हैं? कार्बोहाइड्रेट देते हैं। तुरंत ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करता है। कौन करता है भाई? कार्बोहाइड्रेट करता है। हालांकि ऊर्जा की मात्रा जो है वसा में अधिक होती है, लेकिन वसा से ऊर्जा निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बॉडी को अगर तुरंत इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होगी तो तुरंत ऊर्जा कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट देगा। ये सवाल ध्यान रखना भाई। सर्वाधिक मात्रा ऊर्जा की होती है वसा के अंदर, लेकिन पहला ऊर्जा कौन देता है? पहला ऊर्जा देगा आपका हमेशा कार्बोहाइड्रेट, तुरंत ऊर्जा प्रदान करेगा। ये बात ध्यान रखनी है अपने को। नेक्स्ट बात करते हैं। अगली बात करेंगे भाई, चलो प्रकार की बात इसने कर ली। सरल कार्बोहाइड्रेट, सॉरी किसकी बात कर ली? सरल कार्बोहाइड्रेट की बात कर ली, जिसमें से ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। इसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सरल कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है, मोनोसैकेराइड की बात कर रहा है। और इस चक्कर में आप लोग नहीं पढ़े तो ठीक है। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, सरल यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को? सैकेराइड के नाम से जानते हैं। लिखा है सरल कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः किसमें होते हैं? मीठे पदार्थों में पाए जाते हैं। यह बात इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4.1 कैलोरी, कैलोरी किसका मात्रक है भाई? कैलोरी मात्रक है ऊर्जा का। 4.1 कैलोरी ऊर्जा होती है, और एग्जाम के अंदर वो लोग 4 कैलोरी भी लिखते हैं। तो अपने को इस बात का विशेष ध्यान होना चाहिए। उसके बाद प्राप्ति के स्रोत की बात कर ली। गन्ना, गुड़, चीनी, शहद, जितने मीठे पदार्थ हैं इंक्लूडिंग फल, ठीक है, इंक्लूडिंग आपके ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, उन सब में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, सरल वाला। अनाज के अंदर भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, इन सब में होता है। सब्जियों में भी होता है। यानी आप जो कुछ भी खाते हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो रहेगी ही रहेगी। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, मीठे पदार्थों के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, या फिर यूं कहूं कि सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है किसके अंदर? मीठे पदार्थों के अंदर होता है। जैसे अपन बाहर से थके हुए आ रहे हैं, अपन लोग बाहर से क्या हुए? थके हुए आए, अपन ने चाय पी ली। चाय क्या होती है? मीठी होती है। मीठे से क्या मिलती है? तुरंत अपने को एनर्जी मिलती है। चाय मत पियो आप लोग शक्कर खा लो, मिश्री खा लो, गुड़ खा लो, कुछ भी खा लो, मीठा होना चाहिए। केला खा लो,
कोई फ्रूट खा लो, अगर वो मीठा है तो मीठे से क्या मिलती है अपने को, तुरंत ही एनर्जी मिलती है। क्यों? क्योंकि मीठे पदार्थों में ग्लूकोज की मात्रा होती है जो अपने को तुरंत ही एनर्जी देती है और अपनी थकान को दूर करती है। फिर बात करते हैं किसकी, वसा की बात करते हैं। वसा का संगठन भी CHO ही है भाई, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। लेकिन इनमें कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड काफी मजबूत होता है, इसीलिए इनका टूटना काफी भारी पड़ता है। ये टूटते लेट हैं, इनसे एनर्जी बहुत ही लेट मिलती है। तो वसा का कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का कार्य था बॉडी को देना ऊर्जा, वसा का भी वही कार्य है। और वसा हमारे शरीर में क्या करती है? सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है। मैं बात करूं कि तुरंत ऊर्जा कौन देगी, तुरंत ऊर्जा बात की भाई, कौन देगी? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन सर्वाधिक ऊर्जा किसमें है? सर्वाधिक ऊर्जा किसमें है? वसा में है। किसमें है? कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में अपन ने पड़ी 4.1 कैलोरी, लेकिन वसा के 1 ग्राम में 9.3 कैलोरी होती है। कैलोरी जो है भाई ऊर्जा का मात्रक होता है। क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। उसके अलावा क्या काम है वसा का भाई? ये विभिन्न कोमल अंगों के चारों ओर रक्षा आवरण बनाती है। क्या बनाती है? फैट जो है आपकी बॉडी के अंदर, जिनकी बॉडी फैटी बॉडी है, जो फैट है, वो क्या करते हैं काम भाई? फैट जो होता है वो आपके हड्डियों को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करेगा, आपकी मांसपेशियों को सुरक्षा प्रदान करेगा, आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को भी क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करता है। कौन भाई? फैट करता है। शरीर को क्या प्रदान करता है? ऊष्मा प्रदान करती है और ताप नियंत्रित रखती है। आपने देखा होगा मोटे जो होते हैं, मोटे लोग, जो लोग मोटे होते हैं उन्हें सर्दी कम लगती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फैट होता है और फैट जो है वो हीट क्रिएट करता रहता है, जिससे क्या होता है? उनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सामान्य या नियंत्रित रहता है। जो लोग मोटे होते हैं उन्हें गर्मी ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि क्या कर रही है? फैट हीट क्रिएट कर रही है भाई। ठीक है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट के समाप्त होने के बाद ऊर्जा कौन देगी? वसा देगी भाई। पहले कौन देगी? कार्बोहाइड्रेट। अगर नहीं है तो फिर फैट कहाँ, सॉरी, ऊर्जा कहाँ से निकलेगी? वसा से निकलेगी। उसके बाद वसा का टूटना या ब्रेकडाउन होना शुरू होगा या ऊर्जा के रूप में काम में आना शुरू होता है। उसके बाद 9.3 की बात मैंने पहले ही कर ली है क्या? बिल्कुल कर ली है। उसके बाद वसा प्राप्ति के स्रोत छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है भाई। जो चीज काम की है उसी को पढ़ो खाली। ठीक है। वसा प्राप्ति के स्रोत में जंतु वसा और वनस्पति वसा, यानी जो जंतुओं से प्रोडक्ट बनते हैं या दूध से प्रोडक्ट बनते हैं। दूध कहां से निकलता है? जंतुओं से निकलता। गाय का होता है, भैंस का होता है, बकरी का होता है। ठीक है। तो मांस और दूध से बनने वाले प्रोडक्ट, मक्खन, घी, चर्बी, दूध और दूध से निर्मित पदार्थ आते हैं किसमें? जंतु वसा में आते हैं। कुछ जंतुओं के शरीर से तेल भी निकलता है जिसे काम में लेते हैं। वनस्पति वसा यानी सब्जी, ड्राई फ्रूट, पेड़ पौधों से अगर कोई चीज निकल रही है और उसके अंदर वसा है तो उसे बोल दिया वनस्पति वसा। खेतों के अंदर आपकी मूंगफली हो रही है, मूंगफली का तेल में क्या होती है? वसा होती है। सरसों का तेल में क्या है? फैट है। तो ये सब क्या है कि वनस्पति है भाई। ठीक बात है। उसके बाद ये बात की ठोस रूप में वसा किसमें होती है? काजू, बादाम, पिस्ता में नहीं होती क्या? होती है। एक बात ध्यान रखना, वसा के 2 प्रकार है, संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। और ये वाला फैट जो होता है वो अच्छा होता है। कौन सा? अनसैचुरेटेड फैट जो होता है इसे गुड फैट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसे स्वास्थ्य के लिए क्या मानते हैं? लाभदायक। सवाल पूछेंगे ये
कि कौन सी वसा अच्छी होती है, किस प्रकार की वसा अच्छी होती है। तो असंतृप्त वसा या अनसैचुरेटेड फैट जो होता है ये आपके शरीर के लिए अच्छा होता है। इसका जो है वो बॉडी में जमाव नहीं होता है, ऊर्जा के रूप में ये काम में जल्दी आ जाती है। उसके बाद किसकी बात करेंगे, प्रोटीन की बात करेंगे। प्रोटीन के अंदर भी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, लेकिन दोस्तों प्रोटीन के अंदर एक एलिमेंट और है जो इसको इन दोनों से अलग बनाता है, और वो है नाइट्रोजन। कौन सा है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही इन्हें एमिनो एसिड कहते हैं, अमीनो अम्ल कहते हैं। प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्लों से होता है। बात ध्यान रखनी है, ये प्रोटीन किस में कन्वर्ट होते हैं भाई बाद में, एमिनो एसिड में होते हैं, एमिनो अम्ल में। एमिनो अम्ल से ही क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, अर्थात प्रोटीन एमिनो अम्लों के यौगिक हैं। क्या है, ये बात ध्यान रखनी है। आवश्यक एमिनो अम्ल कितने हैं, 9 है भाई, यानी एसेंशियल बोलते हैं इनको। एसेंशियल कितने हैं, 9 है भाई। नेसेसरी है, यानी 9 प्रकार के जो एमिनो एसिड है वो आपको बाहर से भोजन के माध्यम से लेने पड़ते हैं। कहाँ से लेने पड़ते हैं, भोजन के माध्यम से लेने पड़ते हैं। ये बात थोड़ी सी चलो लिखी हुई तो है, लेकिन इसको बात को गौर मत करना, सवाल नहीं पूछते हैं। कहीं कहीं आपको 22 प्रकार के लिखे मिलेंगे, कहीं आपको 23 प्रकार के एमिनो एसिड लिखे मिलेंगे, कहीं 20 लिखे मिलेंगे, लेकिन ये कंफर्म बात है कितने प्रकार के होते हैं, आवश्यक 9 प्रकार के होते हैं। अच्छा, कार्य क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का काम था तुरंत ऊर्जा देना, वसा काम क्या कर रही थी, वसा का काम था सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करना, और क्या काम था, शरीर को सुरक्षा प्रदान करना था, ऊष्मा क्रिएट करना था, ताप नियंत्रण का काम था। वैसे ही प्रोटीन का जो काम है विशेष, वो है मांसपेशियों में होने वाली जो टूट फूट है, डैमेज है, उसकी मरम्मत कौन करती है, प्रोटीन करती है। क्यों, क्योंकि मांसपेशियां किसकी बनी होती है भाई, जल और प्रोटीन की तो बनी होती है। इसलिए मसल्स में या मसल्स के सेल या टिश्यू में कोई प्रकार का डैमेज होगा तो डैमेज कौन ठीक करेगा, प्रोटीन ठीक करेगा। ये बात ध्यान रखनी है। प्रोटीन का जो मेन वर्क होता है वो मसल्स, सवाल आया था 2013 पीटी वैकेंसी के अंदर कि मसल्स की टूट फूट को कौन तैयार करती है, प्रोटीन करती है। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन है, प्रोटीन है। बॉडी में स्ट्रेंथ मसल देती है, तो मसल किसकी बनती है, प्रोटीन की बनती है। तो कह सकते हैं अपन कि प्रोटीन जो है वो आपको स्ट्रेंथ देता है। क्या देता है भाई, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, शक्ति प्रदान करता है, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। कौन, प्रोटीन। इन पे इतना गौर मत करना, शक्ति प्रदान करता है कौन, प्रोटीन करता है। कहते हैं कि बालों को चमकदार और घना बनाती है प्रोटीन का। अगर आप प्रॉपर सोर्स रखेंगे, प्रॉपर सोर्स यानी प्रॉपर आप प्रोटीन लेते रहेंगे जितनी आपको नीड है, तो आपके जो बाल है वो चमकदार और घने बनते हैं। बिल्कुल साफ सरासर झूठी बात है। झूठी ऐसे है कि जिनके बाल उड़ेंगे वो तो उड़ेंगे, मेरा माथा भी काफी बड़ा हो गया अब तो, ठीक है। जिनके बाल उड़ते हैं वो उड़ते हैं, वो किसी के रोक के नहीं रुकते हैं, ठीक है। तो चलो किताबें लिखती है, और हालांकि चलो फायदा मिलता होगा, ऐसी बात नहीं है कि फायदा नहीं मिलता है। अच्छी डाइट लोगे, एक्सरसाइज करोगे आप, आपकी जो जीवन शैली वो अच्छी होगी, केयर करोगे तो बाल भी रह जाएंगे, ठीक है। मेरे तो नहीं रह रहे हैं भाई। अगली बात करता हूं भाई, अगली बात कर लेते हैं, चलिए। हाँ, कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थिति में क्या करता है, ऊर्जा। बहुत रेयर चांस होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही नहीं है बॉडी में अगर, तो उसके बाद बॉडी किसके पास जाएगी ऊर्जा के लिए, उसके बाद बॉडी जो है वो आपके प्रोटीन के पास जाएगी। और ये कंडीशन जो है वो भूखमरी की कंडीशन को छोड़ करके नहीं आती है। अगर बिल्कुल भूखमरी आ गई है ना, खाना बिल्कुल मिल नहीं रहा बिल्कुल ही, उसके बाद जो है वो बॉडी आपकी एनर्जी कहाँ से लेगी, प्रोटीन से लेगी। और 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर भी कितना कैलोरी होता है, 4.1। यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों के ही 1 ग्राम मॉलिक्यूल में एनर्जी बराबर होती है, फर्क नहीं होता है। और वसा के अंदर जो है वो इन दोनों से लगभग 2.25 गुना
क्या होती है, ऊर्जा ज्यादा होती है। ये सवाल और पूछा गया है कि वसा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में कितनी अधिक ऊर्जा होती है, तो उसकी है 9.3 और इनकी है 4.1। तो आप देख लीजिए कितना गुना है, 4 का 2 गुना हो गया 8, 8 से ऊपर है तो लगभग कहते हैं कि 2.25 गुना जो है वो ऊर्जा ज्यादा होती है वसा के अंदर। ठीक है, अब प्रोटीन के सोर्स क्या भाई, जंतु प्रोटीन हो गया एक तो, और दूसरा क्या हो गया, वनस्पति प्रोटीन। वही सेम बात है, जंतुओं से, जंतुओं का मांस, मछली, उनका तेल या दूध से तो प्रोडक्ट है, दूध, दही, पनीर, कुछ भी है वो सारा इसमें आएगा, जंतु प्रोटीन में आएगा। वनस्पति के अंदर वही है, मटर, चना, सोयाबीन, दालें, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, जो आपकी सब्जियां हैं, जो आपका धान है, ठीक है, जो आपके ड्राई फ्रूट्स है, वो सारे किसमें आएंगे, वनस्पति के अंदर आते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, 2 प्रकार के रोग है, क्वाशियोरकर और मेरेस्मस। 2 रोग हैं जो क्या कहते हैं कि बच्चों के अंदर होते हैं, और कहते हैं कि क्वाशियोरकर को तो अमीरों का रोग कहते हैं, इस बात को छोड़ देते हैं, यहाँ कोई मतलब नहीं है। कमी किसकी होती है, प्रोटीन की कमी होती है। मेरेस्मस के अंदर क्या है कि 5 साल तक का जो बच्चा होता है, उस बच्चे के अंदर क्या होता है, अभी उसकी हड्डियां जो है वो कमजोर और टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, उसकी त्वचा जो है बिल्कुल सूख जाएगी बच्चे की, तो उसे बोलते हैं मेरेस्मस रोग। अच्छा, एक बात अपन ने लिखी थी जब अपन ने पढ़ा था ब्लड, और बात की अपन ने हीमोग्लोबिन की, किसकी बात की थी, हीमोग्लोबिन की बात की थी। और अपने कहा हीमोग्लोबिन जो है, हीम यानी आयरन और ग्लोबिन यानी प्रोटीन, आयरन और प्रोटीन से बनता है। और बात की अपन ने कि मुख्यतः जब आयरन की कमी होती है, जब लोहे की कमी होती है, तब आपके एक रोग होता है एनीमिया। कौन सा होता है, लेकिन अगर प्रोटीन की कमी है तो भी तो क्या हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा भाई। तो अपन लिख दिया कि महिलाओं के अंदर एनीमिया रोग हो जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन आए तो पहली आप प्रायोरिटी किसे देंगे भाई, पहले देंगे आप लोहे को या आयरन को देंगे। बात करते हैं विटामिन की, किसकी बात करते हैं, और विटामिन शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते, परंतु ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्वों की सहायता जरूर करते हैं। इस बात को छोड़ दो यहीं पर। अच्छा, इन शरीर में इनकी मात्रा आवश्यक रूप से मिलनी चाहिए, अन्यथा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछता है बोर्ड हमेशा, वो 2 सवाल पूछता है। विटामिन जो होते हैं वो आपके 6 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, जिनकी आपके शरीर को नीड होती है। कितने प्रकार के होते हैं भाई, 6 प्रकार के होते हैं। अब इन 6 प्रकार के विटामिनों के अंदर जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, एक तो, और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन बी और सी जो होते हैं वो मुख्यतः आपके जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन एच जो है वो विटामिन बी का ही एक भाग है। विटामिन B7 को ही क्या कहते हैं, विटामिन एच कहते हैं भाई। तो अपन लिख दो तीनों भाई, बी, सी और एच। हालांकि एच किसका पार्ट है, एच विटामिन बी का ही पार्ट है। विटामिन B7 को बायोटीन या विटामिन एच कहते हैं। अगली बात करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल यहां से पूछता हर बार, बताइए निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। दूसरी बात करते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। कौन सा, ए, डी, ई, के, याद रखना भाई। ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील है, और जल में है आपके बी, सी, एच। विटामिन ए अपन को कुछ याद नहीं रखना, विटामिन ए की कमी से बचपन से पढ़ते आए हैं, कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, इतनी बात ध्यान रखो। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल। 2 ही बात ध्यान रखनी है। तीसरी बात एक बार और करेंगे भाई, इसे ग्रोथ विटामिन कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं, विटामिन ए को ही ग्रोथ विटामिन कहते हैं, ग्रोथ विटामिन कहते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका रेटिनॉल हो गया। कमी से क्या होता है, रतौंधी, रात को दिखता नहीं है। और सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है, गाजर में होती है। कहते हैं ना गाजर खाओ विटामिन ए मिलेगा,
आंखें अच्छी होगी, अच्छा दिखेगा आपको, इसलिए बोलते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं कि 10 विटामिनों का समूह है। कितने का भाई? बोलते हैं 10 विटामिनों का समूह जो होता है उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पेन चेंज करता हूं यार, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। ठीक है, उन 10 के अंदर अच्छा प्राप्ति स्रोत जो है वो सबका लगभग समान है। अंकुरित अनाज, खमीर, यकृत और चावल, इन सब की बात कर लेता हूं। विटामिन B1 को कहते हैं थाइमीन। क्या कहते हैं? थाइमीन। और कमी से रोग होता है बेरी बेरी, बचपन से पढ़ते आए हैं ना, बेरी 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 बेरी, इसमें हृदय आघात होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। इसके अंदर बेरी बेरी के अंदर विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। हालांकि प्री बीपीएड के बच्चों के लिए इतना सब कुछ कंपलसरी नहीं है। आप तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी याद रखें, लेकिन एमपीएड वालों को तो याद करना पड़ेगा भाई। एमपीएड के फॉर्म भी अच्छे आते हैं और आजकल पेपर अच्छा बनाते हैं और कंपटीशन भी बढ़ गया है भाई। तो प्री एमपीएड का जो एग्जाम दे रहे हैं वो ये नहीं सोचें कि अपन बैठे बैठे पास हो जाएंगे, ये वो कुछ नहीं है। कंपटीशन है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं और भरपूर कर रहे हैं। और एमपीएड में नंबर आ भी गया तो क्या, ये तो आपके पीटीआई कोर्स के लिए भी तो काम के हैं। अगर आप फर्स्ट ग्रेड करो, सेकंड ग्रेड करो, उन सब के लिए क्या है भाई, ये चीजें काम की है। तो विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, और कमी से होता है होठों का फटना, से बोलते हैं किलोसिस। क्या बोलते हैं? किलोसिस। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ देना इसको। विटामिन B1 का याद रखना थाइमीन। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, राइबोफ्लेविन कहते हैं। अच्छा, विटामिन B3 को कहते हैं नियासिन या निकोटिनिक एसिड। ठीक है, और इसकी कमी से जो होता है पेलेग्रा या D3 बोलते हैं, पेलेग्रा या D3 बोलते हैं। क्या होता है इतना अभी अपन चर्चा नहीं करेंगे। B5 को छोड़ देना, B6 को छोड़ देना, नहीं पढ़ना है। B7 जरूर पढ़ेंगे भाई अपन, इंपॉर्टेंट है। B7 अपन जरूर पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है। विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटिन, या विटामिन H की बात की थी ना, विटामिन B7 को ही क्या बोलते हैं? विटामिन H कहते हैं, और इसका नाम है बायोटिन। क्या नाम है? और कमी से क्या होता है? बाल झड़ते हैं, बाल झड़ते हैं। तो जिनके बाल झड़ रहे हैं वो भरपूर लेना शुरू करें विटामिन B7 है? क्या पता बाल झड़ने रुक जाए, रुकते नहीं है हालांकि, चाहे आप भर भर के खाओगे ना तो भी मेरे हिसाब से तो, लेकिन देखो भाई। विटामिन B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड। ठीक है, लेकिन B9 और B12 याद क्यों रखने हैं अपने को? क्योंकि इनकी कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है भाई। विटामिन B तो 9 है, वहां से भी क्या होगा? एनीमिया होगा। और विटामिन B12 का नाम याद रखना है साइनोकोबाल एमीन, इंपॉर्टेंट है भाई। B7, 9 और 12 तीनों के ही वैज्ञानिक नाम याद रखना, एमपीएड वाले, बीपीएड वाले रहने देना भाई। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। B12 को बोले साइनोकोबाल एमीन, और पर्शियस एनीमिया नामक रोग होता है। क्या होता है इसकी चर्चा अपन कभी और कर लेंगे। ओके, विटामिन C को अपन पता है एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, और बचपन से पढ़ते आए, कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। गाँव नहीं भरते हैं इस रोग के अंदर, जल्दी से क्या नहीं भरते हैं? गाँव नहीं भरते हैं। अगर किसी को गाँव हो रखा है, चोट लगी है, तो उसमें समय लगता है गाँव को भरने में। ओके, मसूड़ों से क्या आता है भाई? खून आता है। स्रोत क्या है, ये सवाल पूछते हैं। विटामिन C का सर्वाधिक अच्छा स्रोत है आंवला। सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? आंवला में होती है। सवाल पूछा गया है बहुत बार, इंपॉर्टेंट लगा लेना। और पूछे तो खट्टे फलों के अंदर, जितने खट्टे फल होते हैं ना, उन खट्टे फलों के अंदर सब में विटामिन C की मात्रा प्रचुर मात्रा होती है। तो पूछे ऑप्शन के अंदर सर्वाधिक मात्रा आंवला, ऑप्शन नहीं है आंवला का, तो खट्टे फलों के अंदर होते हैं विटामिन C। विटामिन D
तो बोलते हैं कैल्सीफिरोल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफिरोल। और पढ़ते हैं अपन बचपन से ही रिकेट्स बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है, बच्चों की हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती है। ठीक बात है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रोग सारे इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, स्रोत क्या है, ये सवाल पूछा गया है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है सूर्य की किरणें। क्या है? पीटीए में सवाल आ रखा है। सूर्य की किरणें जो है वो क्या है? सबसे अच्छा स्रोत है। हरी सब्जियां खाओ, खूब मिलेगा। दूध में खूब होता है, और दूध से निर्मित जो पदार्थ हैं उनमें खूब होता है। मांस के अंदर, नॉनवेज के अंदर भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। लेकिन आपको जो सनलाइट है उससे भी अच्छा खासा विटामिन मिल जाता है। फिर विटामिन ई की बात करते हैं। टेकोफेरोल कहते हैं विटामिन, क्या बोलते हैं? टेकोफेरोल कहते हैं। और इसका सवाल यह बनता है कि इसकी कमी से महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में जो है नपुंसकता आती है। यानी ये आपके जो है वो सेक्स ग्लैंड को क्या करते हैं? एक्टिवेट करता है, उसे सुचारू रूप से चालू रखता है। तो महिलाओं में क्या आती है भाई? बांझपन, और पुरुषों में क्या आती है? नपुंसकता आती है। क्लियर है क्या बात? आगे चल लूं क्या? ये लो, चल लिया आगे। इसे बांझपन रोधी विटामिन भी कहते हैं क्या? बिल्कुल कह दिया भाई, ये लो। अगर बांझपन को दूर करता है तो बांझपन रोधी विटामिन भी कह देंगे अपन इसको। किसको कह देंगे? विटामिन ई को कह देंगे। ये लो, विटामिन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। क्या करता है? रक्त का थक्का नहीं जमता कमी से इसकी। ठीक है, रक्त का ब्लड क्लोटिंग के लिए अपन ने प्लेटलेट्स की बात की थी, अपन ने प्रोथ्रोम्बिन की बात की थी, अपन ने फाइब्रिनोजन की बात की थी, और अपन आज यहाँ विटामिन के की बात कर रहे हैं कि ये रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है? सहायता करता है। अगर किसी आदमी के विटामिन के की कमी है तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन भी नहीं करता है, क्योंकि क्या है कि खून का स्राव होने से मृत्यु भी हो सकती है, उसे इंजेक्शन लगता है पहले। तो विटामिन के को क्या बोलते हैं? नेफ्थेक्विनोन कहते हैं। इस बात को तो भले भूल जाओ, कोई बात नहीं। क्या करते हैं? रक्त का थक्का नहीं जमता कमी से भाई। ठीक, उसके बाद अपन बात करते हैं खनिज लवणों की। किसकी बात कर रहे हैं? खनिज लवण की बात कर रहे हैं। और मुख्य बात करेंगे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, आयोडीन, कॉपर। इन 7 खनिज लवणों की बात करेंगे। कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज होते हैं। कैल्शियम की मात्रा लगभग 1200 से 1300 ग्राम होती है, यानी 1 किलो से ऊपर क्या होता है बॉडी में? कैल्शियम होता है। उसके बाद फास्फोरस होता है, उसके बाद इनका क्रम आता है। तो पहले अपन कैल्शियम की बात करेंगे। क्या इन्हें भी क्या कहते हैं? इन सभी को शरीर स्वास्थ्यकारी भोज्य पदार्थ कहते हैं। यानी विटामिन और जो खनिज है दोनों ही जो है वो हेल्थी फूड है, बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छे हैं। ठीक है, इन्हें हेल्थ रिलेटेड न्यूट्रिशन भी कहते हैं। चलो आगे बात करता हूं, अगली बात कर लेता हूं। चलिए, कैल्शियम की मात्रा 1200 से 1300 ग्राम की बात की मैंने अभी। 1200 से 1300 ग्राम होता है, कोई बात नहीं। अधिकांश मात्रा कहाँ होती है? हड्डियों और दांतों में होती है। ठीक है, हड्डियों का निर्माण करते हैं और दांतों का निर्माण करते हैं। रक्त और मांसपेशियों में भी क्या होता है? कैल्शियम। कल ही बात की थी कि कैल्शियम जो है वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्पफुल होते हैं, और रक्त में भी किसकी मात्रा होती है? कैल्शियम की मात्रा होती है। उसके बाद फास्फोरस। सवाल क्या बनेगा भाई यहाँ से कि हड्डियों का निर्माण करते हैं और दांतों का निर्माण करते हैं। फास्फोरस जो क्या काम करते हैं भाई शरीर में? ये भी हड्डियों का और दांतों का निर्माण करते हैं, यानी ये जो होते हैं वो कैल्शियम के साथ अटैच रहते हैं, कैल्शियम फास्फेट बनाते हैं, कैल्शियम फास्फेट बनाते हैं। और फास्फोरस क्या करता है? वो शरीर में ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। अपन ने पढ़ा एटीपी,
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। तो एक फॉस्फेट का अणु निकलेगा तभी तो अपने को ऊर्जा मिलेगी, तो ऊर्जा उत्पादन का काम भी करते हैं। फिर बात करते हैं पोटेशियम की, किसकी बात करते हैं भाई, पोटेशियम की बात करते हैं। और ये जो है वो नर्वस सिस्टम के आपको हेल्प करता है, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए तंत्रिकाओं की सहायता करता है। कौन करता है, पोटेशियम करता है। और ये कहते हैं कि हृदय और यकृत दोनों को स्वस्थ बनाता है, मजबूती प्रदान करता है। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नर्वस सिस्टम को तंत्रिकाओं की हेल्प करता है सूचनाओं के आदान प्रदान के अंदर। फिर बात करते हैं सोडियम की, बात करते हैं। और सोडियम शरीर में मुख्यतः सोडियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है भाई, मांसपेशियों को कार्य करने के लिए सक्रिय रखता। और सोडियम शरीर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जल संतुलन का कार्य भी करता है। किसका करता है भाई, जल संतुलन। अपन देखते हैं एक खिलाड़ी के तौर पर जब बहुत सारा पसीना बाहर निकल जाता है तो पसीने के साथ क्या निकला, सोडियम क्लोराइड निकल गया और मसल्स के अंदर ऐंठन आ जाती है अपनी। तो सोडियम की कमी से जो है वो मांसपेशियां ठीक से कार्य नहीं करती है, मसल्स के अंदर क्रैम्प चल जाता है। ठीक है, तो मसल्स के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स जो बनेंगे, जो इलेक्ट्रोल्स है ये बने रहेंगे तो मसल्स जो है वो सही तरीके से काम करेगी। तो एक काम तो हो गया मसल्स को ठीक से काम करवाना, दूसरा काम हो गया जल संतुलन का कार्य करता है। अगली बात करता हूं, अगली बात कर लेते हैं आमाशय और किडनी। अपन ने पीछे बात की थी हृदय और यकृत की बात की थी, और वहां बात की अपन ने पोटेशियम की। यहां बात करते हैं सोडियम की। तो आमाशय और किडनी को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। इस बात का विशेष महत्व नहीं है। आयरन की बात पहले कर चुका हूं, सवाल यहां से एक ही बनता है, कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। बात को गांठ बांध लेना भाई, ठीक बात है। आयोडीन की कमी से गेंगा, गलगंट या गोइटर रोग हो जाता है। ये बात भी सवाल आया चुका है, अपन बहुत बार पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आयोडीन की कमी से गलगंट या गेंगा यानी गला आपका सूज जाएगा। आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो फूल करके अपना आकार बढ़ा लेती है, ठीक बात है। कॉपर का मुख्य कार्य क्या है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। यानी कॉपर जो है वो मुख्यतः आपके आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। इतनी सी बात याद रख लेना आप लोग, कुछ नहीं है। कैलोरी का निर्धारण, यहां से सवाल आज तक नहीं पूछा गया है। जब पीटीई के अंदर तैयारी करोगे आप तब आपको इसकी जानकारी देंगे, और बाकी मेरे हिसाब से बीपीएड एमपीएड में सवाल इसका नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं डिजीज, लास्ट टॉपिक अपना। मैं इसको बहुत ही फटाफट से कराऊंगा, जो सवाल आपके आने लायक होगा उसको ही पढ़ाऊंगा, बाकी कोई बकवास नहीं करूंगा। मानव रोग के बारे में बात कर रहे हैं अपन, मानव रोग के बारे में बात कर ली अपन ने। जन्मजात रोग होता है या उपार्जित, ये सारणी का विशेष कोई महत्व नहीं है। अपन चलते हैं सीधे ही कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर अपन बात करते हैं, संक्रामक रोग के अंदर अपन बात करते हैं जिनका संक्रमण फैलता है। प्रोटोजोआ विषाणु और जीवाणु, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, और प्रोटोजोआ से संबंधित रोग है। यानी कौन सा रोग जो है वो बैक्टीरिया से फैलता है, कौन सा रोग वायरस से फैलता है, और कौन सा रोग जो होता है वो प्रोटोजोआ से फैलता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि रोग से सवाल किस प्रकार का पूछते हैं बीपीएड और एमपीएड तक। पहला सवाल कि फलाना रोग किसके कारण हुआ है, किसके कारण हुआ, यानी जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ। तो अपने को पता होना चाहिए, डिफरेंशिएट कर देंगे अपन कि जीवाणु वाले रोग कौन कौन से हैं, विषाणु के रोग कौन कौन से हैं, और प्रोटोजोआ के रोग कौन कौन से हैं, इसकी बात अपन कर लेंगे। उसके बाद सवाल आता है, पूछते हैं कि नाम दे दिया और पूछते हैं कि वो जीवाणु है या विषाणु है। नाम देकर के पूछते हैं
विषाणु है। से ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दे दिया नाम, पूछा कि ये जीवाणु है या विषाणु है। ये दो प्रकार के सवाल मुख्यतः पूछते हैं, अभी अपन इसकी बात कर लेते हैं। जीवाणु का नाम पूछते हैं, रोग का नाम देकर के जीवाणु का नाम पूछ लेते हैं कि बताइए कि टीबी जो है वो किस जीवाणु के कारण होती है। क्लियर है भाई? ये पूछ लेते हैं, 4 रोग के नाम दिए, टिटनेस दे दिया, टीबी दे दिया, लेप्रोसी दे दिया और निमोनिया दे दिया। मान लीजिए एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, ठीक है, 3 एग्जाम्पल मान लीजिए इसने दिए बैक्टीरिया वाले, निमोनिया, लेप्रोसी, टीबी, चौथा दे दिया इसने डेंगू। बोला कि निम्न में से वायरस जनित रोग है, तो 3 तो बैक्टीरिया के हैं और एक आ गया आपके वायरस का रोग डेंगू। ठीक है, तो पहला रोग है, सॉरी पहला क्या, रोग की जो ट्रिक बना रखी है अपन ने वो क्या है, उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। इसको मैं कर देता हूं इरेज, ये कर दिया मैंने इसको इरेज। अब इसको अपन कर लेते हैं छोटा। ये अच्छा, ये मेरे हिसाब से अब आपको दिख रहा है क्या भाई? अब दिख रहा होगा। चलिए बात करते हैं, रोग की ट्रिक क्या है। जीवाणु के जो रोग है, जीवाणु के जो रोग है, पेन उनके अपन एक ट्रिक के बारे में बात करेंगे। वो ट्रिक है टीकू सीडी में बनी है पटाखा। ट्रिक क्या है भाई? टीकू, ये कू आप छोटे करेंगे, बड़ी नहीं है। टीकू सीडी में बनी है पटाखा। ये एक ट्रिक है भाई, जो बैक्टीरिया के लगभग जो इंपॉर्टेंट रोग है, जो किससे हो रहे हैं, बैक्टीरिया या जीवाणु से हो रहे हैं, उनकी एक ट्रिक है, ताकि अपन डिफरेंशिएट कर पाएंगे, अपन इसको क्या कर सकते हैं, अलग से याद कर पाएंगे। सवाल अपना एक यहाँ से सॉल्व हो जाएगा कि बताइए निम्न में से जीवाणु जनित रोग है या विषाणु जनित रोग है। तो अपने को अगर ये याद हो जाएंगे तो अपन विषाणु के आराम से याद कर लेंगे ना, बिल्कुल कर लेंगे। टी का माने टीबी और टिटनेस, लिखा है क्या कहीं? टी का टीबी और टिटनेस होता है, टी का टीबी और टिटनेस। कू का कुष्ठ रोग, कू बने कुष्ठ रोग, इसे लेप्रोसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेप्रोसी कह देते हैं। फिर भी पेन सेट नहीं हो रहा है, ये देखते हैं। सी का माने सिफिलिस, सी माने सिफिलिस, सी माने सिफिलिस, सी माने डी माने डिप्थीरिया, डी माने डिप्थीरिया, मैं का मेनिंजाइटिस, ब का बोट्युलिज्म, नी का निमोनिया, है माने हेजा, पे का प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिस, टा का टाइफाइड, का काली खांसी, काली खांसी। ये
जीवाणु, या इसे अपन कह सकते हैं बैक्टीरिया, या कह सकते हैं अपन इसको बैक्टीरिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? इसे बैक्टीरिया बोल सकते हैं। तो ये ट्रिक्स से अपन याद कर सकते हैं, इसको बार बार रिवाइज नहीं कराऊंगा मैं, आप लोग याद करेंगे। टीकू सीडी में बनी है पटाखा, इसको अपन याद कर सकते हैं। चलिए अगली बात करता हूं मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये ट्रिक लिखी पड़ी है मैंने, फिर भी मैंने इसको एक बार लिख दिया है। सिफिलिस हो गया, सी का देख सकते हैं आप, डी का डिप्थीरिया हो गया, मेनिंजाइटिस, बोटुलिज्म, निमोनिया, हेजा, काली खांसी, सॉरी प्लेग, और टाइफाइड और काली खांसी होगी। टीबी का जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। रोग के नाम पर ही जीवाणु का नाम है, चिंता नहीं करें। आगे इसकी फैमिली दे रखी है, परिवार दे रखा है, पानी पीना पड़ेगा। आगे फैमिली है, माइकोबैक्टीरियम फैमिली से है, और नाम क्या है इसका? ट्यूबरकुलोसिस नाम है। टीबी को बोल दिया ट्यूबरकुलोसिस, इसे हिंदी में तपेदिक क्षय रोग या राजक्षमा कहते हैं। 3VPED वालों के लिए आप ट्रिक याद करें, और ट्रिक में कौन कौन से रोग आ रहे हैं उतना ही सफिशिएंट होगा मेरे हिसाब से। सफिशिएंट नहीं हो रहा है तो जीवाणु का नाम और याद कर लें, कुछ हार्ड नहीं है, रोग के नाम पर ही लगभग जीवाणु का नाम है। टीबी को बोल दिया ट्यूबरकुलोसिस, आगे माइकोबैक्टीरियम आ गया। पता आपने को टीबी में क्या आती है? खांसी आती है। तो कौन से अंग हो जाएंगे? फेफड़े जो है इससे प्रभावित होते हैं। फेफड़े किसका भाग है भाई? श्वसन तंत्र का भाग है या नहीं है? बिल्कुल। BCG का टीका, बैसिलस कॉलमैन ग्यूरिन का टीका लगता है किसके अंदर? टीबी के अंदर लगता है। और डॉट्स नामक इलाज चलता है, कौन सा? डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। क्या नाम है डॉट्स का? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स नाम है। डॉट्स नामक इलाज चलता है, याद नहीं रखना है। टीबी का क्या बैक्टीरिया जो है वो याद कर लो। और पता है अपने को टीबी में खांसी आती है तो जो अंग है वो है भाई फेफड़े। उसके बाद टिटनस, जैसे बोलते धनुष टंकार रोग, क्या बोलते हैं? टिटनस या धनुष टंकार रोग बोलते हैं। जीवाणु टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम से है कि नहीं है? टिटनस का टिटेनी हो गया। प्रभावित अंग शरीर की मसल्स, कल ही बात करी थी कि कैल्शियम की अगर कमी होगी बॉडी के अंदर, और कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म कर रहा था कौन? पैराथार्मोन जो था, जो कहां से निकल रहा था? वो निकल रहा था पैराथायराइड से। कहां से नहीं, पैराथायराइड से निकल, जो ग्लैंड थी, संख्या थी इसकी 4। और बात क्या बनेगी? कैल्शियम जो कमी होती है उससे टिटेनी रोग हो सकता है। और एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, इससे भी कौन सा रोग होता है? टिटनस रोग होता है, जो शरीर की मसल्स को इफेक्ट करता है। मसल्स इसमें बिल्कुल अकड़ जाएगी, ऐंठ जाएगी, और आपका जो शरीर है वो बिल्कुल धनुष की तरह, इसकी तरह, बिल्कुल धनुष की तरह तन जाएगा। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट बात करेंगे किसकी बात करेंगे? अच्छा, टिटनस, एंटी टिटनस, सॉरी, टिटनस असंक्रामक रोग है। यानी टिटनस का जो बैक्टीरिया है वो किसी ना किसी घाव के माध्यम से, अपन देखते हैं कुत्ते ने काट लिया, बिल्ली ने, गीदड़ ने, बंदर ने। टिटनस जो है वो खाली कुत्ते काटने से नहीं होता है, गिद्दड़, बिल्ली, बंदर,
जिसके अंदर भी आपका ये बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, उससे काटने से टिटनस फैल सकता है। अपन देखते हैं कई बार एक्सीडेंट हुआ, नीचे गिर गए अपन, धूल थी, मिट्टी थी, लोहा था पुराना, उसके लगने से भी अपन घर वाले बोलते हैं कि टीटी का इंजेक्शन लगवा लेना, कहते हैं, क्योंकि पुराने जंग लगे लोहे के ऊपर भी बैक्टीरिया हो सकता है। ये बैक्टीरिया धूल मिट्टी के अंदर भी हो सकता है। तो टिटनस जो है वो किसी ना किसी घाव के माध्यम से, किसी के काटने से ही बॉडी में एंटर करता है, और ऐसे टिटनस पास बैठने से, छूने से नहीं फैलता है भाई, ठीक है। इसलिए बोल दिया कि असंक्रामक रोग है। अच्छा, डीपीटी का टीका लगता है। डीपीटी डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस तीनों में काम करता है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस यानी काली खांसी और टिटनस तीनों में ही काम करेगा। कौन सा टीका? डीपीटी का टीका, ठीक है। और टिटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगता है। किसका भाई? टिटनस टॉक्साइड का लगता है। एटीएस का टीका लगता है, एंटी टिटनस सीरम, एंटी टिटनस सीरम का टीका लगता है। ये बात एमपीएड वालों के लिए ध्यान रखने योग्य है, बीपीएड वाले इसका ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे। आप तो रोग और जीवाणु का नाम दो कर लें। कुष्ठ रोग को बोलते हैं लेप्रोसी। क्या बोलते हैं? लेप्रोसी बोलते हैं भाई, और इसे ही हैंसन रोग कह देते हैं। जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या है भाई? लेप्री है। रोग के नाम के ऊपर ही जीवाणु का नाम है। प्रभावित अंग कौन सी होती है? त्वचा। बोलते हैं ना कोड, कोड बोलते हैं ना, कोड। आजकल तो कोड खत्म हो गई है। पुराने जमाने के अंदर गांवों के अंदर एक बहुत भयानक बीमारी थी, ये कोड। इसमें क्या होता था कि आदमी का शरीर बिल्कुल झुक जाता था, शरीर के ऊपर बहुत बड़े बड़े फोड़े, गुंबड़ निकलते थे, ठीक है, और उस आदमी को समाज से छिन्न भिन्न कर देते थे। समाज से उसको अलग रखते, उसका कमरा अलग होता था, उसका खाना, उसके रहने का सामान, उसका ओढ़ने का सामान, सारा कुछ अलग करना पड़ता था, ठीक है। तो पुराने जमाने की ये बहुत भयंकर बीमारी थी। कौन सी? कोड थी। आजकल तो भारत सरकार ने इसका उन्मूलन कर दिया है। कहते हैं कि अब कोड नामक बीमारी नहीं होती है भाई, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। तो त्वचा जो है, त्वचा के ऊपर गांठें बंधना, बड़े बड़े घुंघट निकलना, इसे बोलते थे लेप्रोसी रोग। सिफिलिस के बारे में आप लोग जानकारी नहीं रखोगे तो आपका काम निकल जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेपोनेमा पैलिडम जो इसका बैक्टीरिया है, और ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी रोग के अंदर आता है। एसटीडी रोग में आता है कौन सा? सिफिलिस, यानी असुरक्षित यौन संबंधों से ये रोग होता है। कौन सा होता है भाई? सिफिलिस रोग होता है। और प्रभावित अंग कौन से होते हैं? जननांग होते हैं। कौन से होते हैं? जननांगों पर चकत्ते बन जाते हैं, खुजली आती है, ठीक बात है। तो ये असुरक्षित यौन संबंधों से ही होता है, और ये एक एसटीडी रोग में आता है। सवाल पूछ सकते हैं कौन सा यौन संक्रमित रोग है। अगला सवाल, डिप्थीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। 2018 पीटीआई एग्जाम में आया था डिप्थीरिया। टीकू सीडी, डी मने डिप्थीरिया, सीडी में बनी है पटाका, ठीक है। डिप्थीरिया का जीवाणु है कोरोन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। वहां भी क्यों? अभी हाल ही में कॉलेज लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन में क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से जीवाणु नहीं है। कौन सा जीवाणु है भाई इसका? कोरोन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु है। प्रभावित अंग श्वास नली। ये जो है आपके श्वास नली को क्या करता है? ट्रेकिया को इफेक्टेड कर देता है, श्वास नली को ब्लॉक कर देता है, जिससे श्वास लेने में तकलीफ होती है और आदमी की मृत्यु तक भी हो सकती है, ठीक बात है। तो प्रभावित अंग श्वास नली हो गई। किसका भाग है? श्वसन तंत्र का भाग नहीं है क्या? टीका बताया मैंने अभी, डीपीटी का टीका लगता है। किसका भाई? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और डीपीटी टिटनस का टीका लगता है। अगली बात करते हैं, निमोनिया बच्चों को होता है बहुत घर के अंदर, ठीक है। डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जीवाणु का नाम ही क्या है? निमोनी है। लेकिन आगे वाली बात ध्यान रखना, एग्जामिनर देगा माइकोबैक्टीरियम निमोनी, आप कहोगे कि यस सर, सही है सर,
सही नहीं है, माइकोबैक्टीरियम फैमिली से नहीं है, ये डिप्लोकोकस या स्ट्रेटोकोकस फैमिली से है, निमोनी। ठीक है। प्रभावित अंग कहते हैं फेफड़ों में पानी भर गया, निमोनिया हो गया। श्वसन तंत्र का भाग है कौन? फेफड़े। लक्षण फेफड़ों में क्या है? पानी का भरना, श्वास में तकलीफ, श्वास में तकलीफ, छोटे बच्चों में सर्वाधिक होता है। हेजा कौन सा भाई? हेजा, टीकू सीडी में मैं और बै को मैं खा गया, मुझे भूख लगी थी, मेनिंजाइटिस और बोटुलिज्म को मैं खा गया, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। ठीक है, प्री बीपीएड एमपीएड में इंपॉर्टेंट नहीं है। निमोनिया, हेजा को बोलते हैं कोलेरू, क्या बोलते हैं? कोलेरू बोलते हैं। बच्चों के अंदर होता है हेजा भाई, उल्टी दस्त होती है बच्चों को, बच्चों की बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो जाती है, पूरा पानी बाहर निकल जाता है, और कई दफा बच्चों की जो है वो दर्दनाक मृत्यु भी हो जाती है। तो बच्चों का ख्याल रखें भाई, और पानी की कमी नहीं होने दें, क्योंकि जल ही जीवन है। ठीक है। जीवाणु विब्रियो कोलेरू, विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु है किसके अंदर? हेजा के अंदर। अंग कौन है? आंत। क्योंकि मुख्य लक्षण क्या है इसमें? दस्त लगती है, क्या लगती है? लूज मोशन होता है। किसके अंदर भाई? आपके हेजा के अंदर। जो मुख्य जो अंग है वो है आपकी बड़ी आंत। कौन सी है? बड़ी आंत। बड़ी आंत अपना काम सही से नहीं करती है, और बड़ी आंत का काम था अवशोषण का, कल ही पढ़ा अपन ने। ठीक है। तो वो पानी का क्या करती है? अवशोषण करती है, ग्लूकोज का अवशोषण करती है, विटामिन और मिनरल्स का क्या करती है? अवशोषण करती है। और जब ये काम नहीं कर पाती तो वो सारे के सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, पानी है, ग्लूकोज है, बॉडी से बाहर आ जाएगा, और शरीर को पर्याप्त पोषक पदार्थ नहीं मिलेंगे, और बच्चों की मृत्यु हो जाती है। कई बार कई केस में होती है, हर बार मृत्यु नहीं होती है। ORS का घोल पिलाते हैं ना, पानी पीते रहो, इलेक्ट्रोल लेते रहो, इलेक्ट्रोल की आती है, पूड़ियाँ आती है। ठीक है, वो लेते रहोगे, ORS पीते रहोगे तो मृत्यु नहीं होती है भाई। अच्छा, प्रभावित अंग होगी, पाचन तंत्र हो गया क्या? क्योंकि आंत किसका भाग है? पाचन तंत्र का भाग है। लक्षण उल्टी, दस्त, निर्जलीकरण। ठीक है। ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है। प्लेग, प्लेग नामक बीमारी जो है भाई, आज से कहते हैं 100 साल पहले प्लेग नाम की एक बहुत भयंकर बीमारी फैली थी, चूहों से फैली थी, और इसका जो बैक्टीरिया है वो पास्चुरेला पेस्टिस है। प्रभावित अंग इसकी RBC और अंडरआर्म यानी काख, अंडरआर्म यानी काख, और RBC यानी रेड ब्लड सेल्स। तीव्र ज्वर यानी तेज बुखार आता है, और कांख में गिल्टी यानी गांठ का बनना। इसके यह लक्षण है, आप तो याद रखें, पास्चुरेला पेस्टिस। टाइफाइड को बुखार बोलते हैं, मियादी बुखार कहते हैं, और साल्मोनेला टाइफी या एब्सथेला टाइफी या एब्सथेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। टाइफाइड का टाइफी कर दिया ना अपन ने, बिल्कुल। प्रभावित अंग कौन सी है भाई? आंत होती है, और आंतों में छेद। टाइफाइड कहते हैं बहुत खतरनाक बुखार होता है भाई, आंत ये बुखार बोलते हैं। आंतों के अंदर छेद हो जाता है, आंतों में घाव होते हैं। कौन सा जीवाणु है? साल्मोनेला या एब्सथेला टाइफी के कारण। तंत्र कौन सा हो गया? पाचन तंत्र हो गया ना, उसका तो भाग गया आंतें। ठीक है। तो अगला है लास्ट, मेरे हिसाब से काली खांसी होगा क्या? बिल्कुल लास्ट है काली खांसी या कुकर खांसी बोलते हैं इसे। बोल दिया पर्टूसिस, क्या बोल दिया? पर्टूसिस कह दिया। इसको मैंने ऐसा भी लिख सकते हैं, पर्टूसिस बोल दिया। कुकर खांसी या कुत्ता खांसी बोलते हैं। कुत्ता खांसी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आदमी इसमें जब खांसता है ना, तो लास्ट में कुत्ते जैसी आवाज आती है, लास्ट में कुत्ते की तरह हु आवाज करता है आदमी, इसीलिए बोलते हैं इसे कुकर खांसी। बोर्टुडेला पर्टूसिस नामक रोग के नाम पर ही जीवाणु का नाम है। प्रभावित अंग खांसी में कौन होते हैं? फेफड़े होते हैं भाई। तंत्र हो गया आपके श्वसन तंत्र हो गया। अगली बात करता हूं, लक्षण को छोड़ो आप, टीका मैंने बात की ना, DPT का टीका लगता है। कौन सा? D डिप्थीरिया, P पर्टूसिस और T टिटनस। तीनों में टीका सेम लगता है।
अब बात करते हैं विषाणु जनित रोग। लास्ट 5-7 मिनट क्लास और लेंगे। विषाणुओं के अंदर जो रोग है उनमें इतना कुछ है नहीं, मैं बता देता हूं आपको। पहला है भाई पोलियो। पोलियो की जो बीमारी है वो बहुत भयंकर बीमारी थी, और अब तो कहते हैं कि भारत सरकार ने पोलियो का उन्मूलन भी कर लिया है, यानी पोलियो के पेशेंट अब नहीं मिलते हैं, क्योंकि भारत में अभियान चला करके समस्त बच्चों को, जो बच्चे हैं उन्हें 2-2 बूंद पोलियो की पिला दी गई है। आज भी पिलाते हैं, जो नए बच्चे जन्मते हैं ना, बच्चों को स्कूल के अंदर अभियान चला कर, और गांव के अंदर आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होते हैं, जो नर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों को पोलियो पिलाने का कार्यक्रम चलाते हैं। पोलियो मेलाइटिस विषाणु हो गया, छोड़े प्रभावित अंग हाथ और पैर में लकवा मारता है ना भाई, हाथ और पैर में क्या होता है, लकवा होता है या फिर डेफिशिएंसी होती है। तंत्र कौन सा फेल होता है, तंत्रिका तंत्र छोड़ो। चेचक बोल दिया अपने, स्मॉल पॉक्स बड़ी माता बोलते हैं, ये स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। वेरियोला वायरस याद रखना भी इसका, वेरियोला, और कुछ याद मत रखना। चेचक यानी अंग्रेजी याद रखना। स्मॉल पॉक्स का वायरस हो गया वेरियोला, और चिकन पॉक्स का वायरस हो गया वेरीसेला। वेरीसेला, 2 बात ध्यान रखनी है, वेरियोला या यानी वेरियोला और वेरीसेला, ठीक है। स्मॉल पॉक्स का हो गया वेरियोला, और चिकन पॉक्स का हो गया वेरीसेला। दोनों के अंदर लक्षण जो है वो लगभग समान है। तेज बुखार आता है और शरीर पर क्या बनते हैं, चकते बनते हैं। अब क्या याद रखना, आप देखा, आपको बता रहा हूं मैं, जितनी बात बोलूं उतनी ही याद रखना भाई, टाइम कम है, फालतू पंचायतियां मत करना। खसरा मिजल्स के बारे में याद नहीं रखोगे तो चल जाएगा काम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खसरा या मिजल्स, रूबेला मोरबेली, रूबेला वायरस है, रूबेला मोरबेली वायरस है, और कुछ भी याद नहीं रखना है। हेपेटाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये लो, इसका सवाल आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड पीटी एग्जाम में पूछता है, और यहाँ पूछने संभावना है। हेपेटाइटिस का जो वायरस है वो, इसको छोड़ दो आप, उसके वायरस का नाम ही हेपेटाइटिस ABC, यानी HA वायरस, HB वायरस और HC वायरस। अब तो DEF तक, G तक ढूंढ लिए गए हैं, ठीक है। मुख्य वायरस कौन कौन से हैं, A, B और C है। ये पूछते हैं प्रभावित अंग कौन सा होता है इसके अंदर, यकृत। यकृत बोले तो आपका लीवर। क्या होता है भाई, लीवर होता है। कौन होता है, लीवर होता है। चलें आगे, कहां से फैलता है, कैसे फैलता है, इसके अंदर आगे और भी डेप्थ नॉलेज है कि HA किससे फैलता है, HB किससे होता है, और HC किससे होता है, इसको छोड़ दो आप। हेपेटाइटिस जो है वो यकृत को इफेक्ट करता है, ठीक है भाई। रेबीज तो पता है सबको, अधिकांशतः अपने कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन खाली कुत्ता ही नहीं, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गीदड़, जो कोई भी जानवर है जिसके अंदर रेब्डो वायरस है, जिसमें क्या है, रेब्डो वायरस है, उनके काटने से फैलता है। अधिकांशतः कहते हैं कि पागल कुत्ता बिल्ली होते हैं ना, वो काटते हैं तो फैलते हैं। अच्छा, प्रभावित अंग कौन सा होता है, गला या पूरा, और पूरा शरीर। तंत्र कौन सा होता है, फेल, तंत्रिका तंत्र। इसे हाइड्रोफोबिया क्यों कहते हैं, क्योंकि आदमी को पानी से क्या लगता है, बहुत भयंकर डर लगता है। इतनी बात ध्यान रखें, क्यों लगता है इसकी बात अपन आगे फिर कभी करेंगे। लक्षण, सांस लेने में तकलीफ, ज्वर और गले में दर्द होता है। पानी से क्या लगता है, डर लगता है, और आदमी को भ्रम होता है। आदमी ने कहे हुए बैम हुआ, भ्रम हुआ हर किसी चीज को, ठीक है। कारक हो गए कुत्ता, बिल्ली, गीदड़ आदि के काटने से। चलें आगे, इलाज हो गया एंटी रेबीज का टीका। क्या हो गया इलाज भाई, एंटी रेबीज का टीका हो गया इलाज में। ओके, लगते हैं सुइयां, और टीके की खोज कौन करी, लुई पास्चर। किसने करी, लुई पास्चर ने टीके की खोज की थी। लुई पास्चर यूं लिखा था, अब तो ऊपर आ गया वो लाइन। मम्स को छोड़ दो, कुछ नहीं करना। डेंगू, डेंगू क्या था, अरबो वायरस है। कौन सा है, अरबो वायरस, यूं लिखते हैं, अरबो वायरस, ठीक है।
और पता है डेंगू के अंदर कम क्या होती है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या आता है, बुखार आता है कि नहीं आता है भाई, बिल्कुल आता है। और जोड़ों में क्या होता है, बहुत तेज दर्द होता है, इंपॉर्टेंट है। इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। जॉइंट्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पेन करते हैं, मसल्स और जॉइंट्स होती है आपकी बहुत पेन करते हैं। और मच्छर का नाम करना याद, एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है। इस प्रकार मलेरिया होता है ना, मादा एनाफिलीज के काटने से फैलता है, उसी प्रकार एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से। एड्स का आप तो क्या कर देना याद, खाली वायरस याद करना, और उस एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्या है भाई, एड्स का पूरा नाम है डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वायरस कौन सा है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, सिंड्रोम नहीं है भाई, वायरस है, गलत टाइप हो गया, क्या है, वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, एड्स का पूरा नाम और इसके वायरस का पूरा नाम ध्यान होना चाहिए। उसके बाद प्रभावित अंग जो है वो एड्स जो है वो आपके WBC यानी आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करता है भाई। किसे करता है, WBC हो गई, ये आपके इम्यून सिस्टम हो गया, उसे अटैक करेगा, ठीक है, जिससे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाएगी और आपकी बॉडी जो है वो अनेक बीमारियों को घर कर देगी, ठीक है। एड्स की जांच के अंदर अपन तो पढ़ते हैं एलिसा जांच, इंपॉर्टेंट है। एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स का टेस्ट है, किसका टेस्ट है भाई, एड्स का टेस्ट है। उसके बाद जो सारा का सारा लफड़ा इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, यानी बैक्टीरिया और वायरस हो गए। नंबर 3 आते हैं परजीवी या प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग के बारे में। पहला ही रोग याद रखना है, मलेरिया। क्या रखना है भाई, मलेरिया याद रखना है। क्या करना है, क्या रखना है भाई, मलेरिया कोई समय की बहुत ही भयंकर बीमारी थी, ठीक है। एक किस्सा सुनाऊंगा, हालांकि किस्सा हमारे यहाँ लोकल ही है, तो कोई जमाने के अंदर, चलो छोड़ो किस्सा कभी और सुनाएंगे, ठीक है। हाँ, मलेरिया प्रोटोजोआ है, मलेरिया जीवाणु और विषाणु का रोग नहीं है भाई, क्योंकि अपने यहाँ क्या बहुत फेमस रोग है, तो अपन सोचते हैं कि कोई ना कोई जीवाणु का होगा, विषाणु का होगा। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ परजीवी का रोग है। प्लाज्मोडियम परजीवी का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, उसके कारण फैलता है। प्रभावित अंग पूरा शरीर ही होता है, क्या बुखार आता है भाई, तेज सर्दी के साथ आता है बुखार। डॉक्टर पूछता है ना जब जाते हो बुखार के अंदर कि बुखार सर्दी लागर आयो को नहीं आयो, बोलते नहीं नहीं साहब बुखार तो नॉर्मली आयो। क्यों पूछते हैं, क्योंकि मलेरिया का लक्षण है बहुत बड़ा, ये कि मलेरिया जो है वो तेज सर्दी लगने के बाद आता है, ठीक है। तो तेज सर्दी के साथ बुखार हो गया, मच्छर मादा एनाफिलीज, और इलाज तो अपन लेते हैं ना, कुनेन का इलाज चलता है। अच्छा, अब बात करते हैं असंक्रामक रोग। मैंने बाकी परजीवी के रोग हटा दिए हैं भाई, और भी लिखते हैं रोगों के नाम प्रोटोजोआ के, लेकिन मैंने आपके कोर्स के हिसाब से हटा दिया। असंक्रामक रोग जो एक दूसरे से नहीं फैलते हैं, जो एक इंसान के पास ही रहते हैं, विटामिन और खनिज लवणों से कमी से कोई रोग होते हैं तो वो असंक्रामक रोग होते हैं। उनसे बहुत सारे रोग हो सकते, जैसे रतौंधी हो गया, विटामिन ए नहीं मिलेगा रतौंधी हो जाएगा, लेकिन वो किसी और को फैलेगा नहीं, ठीक है। हार्मोन के असंतुलन, बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस से जो रोग होते हैं वो असंक्रामक होते हैं। जैसे थायरोक्सिन हार्मोन का प्रॉपर अगर स्राव नहीं होगा तो क्या होगा भाई, अपन बात करते हैं ना कि जैसे आयोडीन प्रॉपर नहीं मिलेगा, आयोडीन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो आयोडीन के अंदर थायरोक्सिन की मात्रा होती है, ये नहीं मिलेगा, थायरोक्सिन की मात्रा प्रॉपर नहीं मिलेगी तो आपकी थायराइड ग्लैंड जो है वो फोर्सफुली काम करेगी और अपना आकार बढ़ा लेगी और इससे आपको गलगंट रोग हो जाएगा। ऐसे ही इंसुलिन से डायबिटीज होती है। ये सब के सब हार्मोन के इम्बैलेंस के रोग है। गठिया, जो जोड़ों में दर्द रहता है,
जोड़ों में दर्द रहता है ना, जॉइंट्स वगैरह पेन करते हैं। कैंसर भी कैसा है, असंक्रामक रोग है, एक से दूसरे के अंदर नहीं फैलता है। कैंसर में क्या होता है, सेल्स ग्रोथ करती है किसी पार्ट की, ठीक है। तो ये आपके असंक्रामक रोग भी पूछते नहीं है भाई, ठीक है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो पार्ट थे वो मैंने 5 क्लास लेकर के पूरी कर दी है, और मोस्ट बातें मैंने बता दी आपको। वीडियो पूरा देखोगे, 5 घंटे आप निकाल लोगे तो आपके प्री बीपीएड और एमपीएड का एक बहुत बड़ा टॉपिक जो है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि भाई आप इन्हें पूरा देखें, और जो बातें मैंने बताई है वीडियो के बीच में कि इसको याद करना है, इसको याद नहीं करना है, उन सब बातों को आप नोट डाउन करें। और टेलीग्राम के ऊपर मैंने जो नोट्स सेंड कर रखे हैं, उन नोट्सों की पीडीएफ निकाल लें, और मैं जो पढ़ा रहा हूं साथ साथ देखें वीडियो, और पीडीएफ में अंडरलाइन करते रहें कि मुझे ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। स्मार्ट वर्क करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। यूं आप कितनी बार देखो वीडियो, क्योंकि 80 पेज की पीडीएफ है और 5, 7, 10 दिनों के अंदर याद करना पॉसिबल नहीं होता है। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी वो गेम्स के ऊपर होगी, ओलंपिक के ऊपर होगी, एशियन गेम्स के ऊपर होगी, और राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम के ऊपर होगी। और कुछ मैं स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ जो स्टेट की है और नेशनल जो अपने इंडिया की है उनके बारे में बात भी करूँगा। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक आप इन वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों के पास शेयर करें, ताकि प्री बीपीएड और एमपीएड की तैयारी करने वाले साथियों को इसकी हेल्प मिल सके और उनका भला हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।